नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 4 वाले जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए मेजर 6 इकोनॉमिक्स का VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें तथा इसको दूर करने की कौन कौन सी योजनाएं हैं। ये पहले ही पूछा जा चुका है आपको। ठीक है, यानी जब प्रीवियस सेमेस्टर वालों का यानी प्रीवियस सेशन वालों का जब एग्ज़ाम हुआ था तब पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कर लीजिएगा हर हाल में। तो चलिए समझते हैं हम लोग। बोल रहा है दोस्तों कि बेरोजगारी वह आर्थिक स्थिति है जिसमें एक कुशल और कार्य करने वाला इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूर दर पर काम पाने में असमर्थ रहता है। यह न केवल एक आर्थिक समस्या है बल्कि एक सामाजिक अभिशाप भी है जो गरीबी, अपराध और मानसिक तनाव को जन्म देती है। वर्ष 2026 के वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीकी बदलाव के कारण बेरोजगार के स्वरूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, बेरोजगारी जो है वो एक आर्थिक स्थिति है जिसमें एक जो काम करने वाला इच्छुक व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति है जो काम कर सकता है, वो भी जो है मजदूरी दर पर काम नहीं पा पाता है, उसमें काम उसे नहीं मिलता है, उसे ही बेरोजगारी कहते हैं। ये जो है एक आर्थिक समस्या के साथ साथ जो है सामाजिक जो है अभिशाप के जैसा है। ठीक है, जिसमें गरीबी, अपराध, मानसिक तनाव ये सब चीज़ें पनपती है, जन्म देती है। ठीक है, बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार देखेंगे, यानी बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बेरोजगारी के मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जिसमें पहला हम लोग का हो गया संरचनात्मक बेरोजगारी। यह तब उत्पन्न होती है जब देश के औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए अगर लिया जाए तो तकनीक पुरानी हो जाने पर पुराने श्रमिकों के का कौशल नए काम के लिए पर्याप्त नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब ये है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी संरचना में कोई बदलाव होता है तब बेरोजगारी आती है। यानी मान लीजिए कोई काम चल रहा है, ठीक है, जो पुराने कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब कोई मशीनें मान लीजिए, ठीक है, अब वो तकनीकें जो है बंद कर दी गई, वो टेक्निक से अब जो है काम होना नहीं लगा, नए टेक्निक आए तो पुराने लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जो बेरोजगारी होती है उसे ही संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। दूसरा हो गया प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी भी इसे बोलते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे होते हैं। यदि अतिरिक्त लोगों को हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है, जहाँ 2 लोगों का काम है वहीं 4, 5, 6 आदमी लगे रहते हैं। ठीक है, उसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपे हुए बेरोजगारी बोलते हैं। और यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर 4-5 लगे हुए हैं उसमें से सबको हटा भी दिया जाए, 2 ही रखा जाए, फिर भी काम हो सकता है, लेकिन उन्हें जो है करना पड़ता है क्योंकि जो है और कुछ काम नहीं रहता इसलिए। ठीक है, फिर हो गया मौसमी बेरोजगारी। यह उन उद्योगों में होती है जहां काम वर्ष में केवल कुछ महीनों में ही मिलता है, जैसे कि कृषि हो गया, चीनी मिल हो गया, बर्फ़ के कारखाने वगैरह हो गया। तो ये सब देखिए, मतलब कुछ महीने के लिए काम चलता है फिर बंद हो जाता है, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी। फिर है दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी। यह व्यापार को चक्रों के कारण होती है, ये व्यापार चक्रों के कारण होती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो मांग घटती है और उत्पादन कम होने से छटनी होती है। यानी जैसे जैसे जो है चक्रीय बेरोजगारी यानी काम के व्यापार चक्र के कारण ये जो है होता है। ठीक है, आगे हो गया घर्षणात्मक बेरोजगारी। जब एक श्रमिक एक नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश में कुछ समय के लिए खाली बैठता है तो उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी उसके पास एक नौकरी थी लेकिन मान लीजिए उसको कम तनख्वाह मिल रहा होगा या फिर उसे वो नौकरी पसंद नहीं है, ठीक है, उससे अच्छा कहीं और उसे मिल सकता है, तो वही दूसरी नौकरी के तलाश में जब वो कुछ समय के लिए खाली बैठता है तो वही बेरोजगारी को हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जो है अल्प बेरोजगारी। इसमें व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, वह अपनी पूरी क्षमता से कम समय के लिए
कार्यरत रहता है, यानी कि कहने का मतलब है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है मान लीजिए, लेकिन काम उसको जो है उसकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलता है, उसकी क्षमता से उसको जो है कम समय के लिए काम मिलता है और छोटा सा काम मिलता है। तो ये सभी कुछ प्रमुख प्रकार हैं बेरोजगारी के। अब देखेंगे बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं, यानी सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाए गए थे या फिर क्या क्या जो है कदम उठाए गए हैं बेरोजगारी को कम करने के लिए। तो वो चलिए देखते हैं, जिसमें पहला हो गया हम लोग का प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। इसमें लिखा है कि 2026 के बजट के अनुरूप सरकार उन युवाओं को 15,000 का वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जो पहली बार औपचारिक श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। यह राशि उसके सीधे EPFO खाते से जुड़ी होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये यानी कहने का मतलब है मनरेगा। ठीक है, तो ये 2026 के बजट के अनुसार, वैसे अब 2026 में अभी बजट नहीं आया तो आप इसे लिख भी सकते हैं, इसे हटा दीजिएगा 2026। तो कहने का मतलब है इसमें सरकार जो है युवाओं को 15,000 का सहायता देती है, आर्थिक सहायता, जो शुरुआती अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, आगे दूसरा हम लोग का हो गया मनरेगा। मनरेगा का नाम अब चेंज कर दिया गया, आपको पता होगा, लेकिन मनरेगा बहुत फेमस था, आपको पता है ना। यह ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए काम अधिकार की गारंटी देता था। ठीक है, 2026 तक इसमें कई राज्यों ने कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई और मजदूरी दरों में वृद्धि की गई थी। तो ये था मनरेगा, जो बहुत सारे ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक फ़ायदेमंद, मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया करता था। फिर तीसरा हो गया हम लोग का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMKVY 5.0, ये मतलब अपडेटेड है। तो वर्ष 2026 में इस योजना का मुख्य केंद्र है AI, रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक जैसे भविष्य के कौशलों पर है, जिसका उद्देश्य है युवाओं को उद्योगों की वर्तमान मांग के अनुरूप स्किल बनाना, यानी उसे जो है जिस तरह से AI वगैरह, रोबोटिक वगैरह, इन सभी चीज़ों में भविष्य के कौशल में जो है उसके स्किल को डेवलप करवाना। तो ये है इस योजना के तहत। आगे हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी के 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। यह योजना जॉब सीकर को जॉब क्रिएटर में बदलने पर केंद्रित है, यानी इस रोजगार के तहत, इस योजना के तहत सरकार 20 लाख रुपये का लोन देती है ताकि जो है जो जॉब सीकर हैं, ठीक है, जो जॉब खोज रहे हैं उसे जो है जॉब क्रिएटर यानी जॉब देने वाला में बदल दिया जाता है, यानी वो जो है जॉब खोजे ना बल्कि दूसरे को भी जॉब दे सके। वैसा 20 लाख लेके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं ये। ठीक है, आगे आपका पांचवा हो गया सामर्थ्य और PLI स्कीम। कपड़ा क्षेत्र के लिए सामर्थ्य योजना को मार्च 2026 तक विस्तारित किया गया है, यानी इसे जो है इस योजना को बढ़ा के मार्च 2026 तक कर दिया गया है। साथ ही उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन, जो कि PLI योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में लाखों नए रोजगार सर्जित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था। आगे हम लोग का छठा है कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। यह योजनाएं जो है नवोचार और अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान कर जमीनी स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए मदद करती है। तो ये सब कुछ थे सरकार के द्वारा चलाए गए या फिर सरकार के द्वारा उठाए गए कदम बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए या फिर दूर करने के लिए। अब जो है बेरोजगारी को अगर आप अपने हिसाब से कैसे उसका समाधान किया जा सकता है वो थोड़ी सी लिख दीजिएगा, तो समाधान हेतु सुझाव दे दीजिएगा। ठीक है, जिसमें पहला हो गया शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। डिग्री के बजाय जो है व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर बल देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिर्फ डिग्री से मतलब रखते हैं। ठीक है, इसलिए जो है बेरोजगारी भी बढ़ रही है। फिर आगे हो गया कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा, यानी छोटे उद्योग जितने भी हैं उसको कम ब्याज पर ऋण या फिर बाजार उपलब्ध कराना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को। आगे हो गया कृषि की आधुनिकता, कृषि आधारित उद्योग का विकास करना ताकि ग्रामीण बेरोजगारी कम हो सके। ठीक है, कृषि से रिलेटेड जितने भी उद्योग वगैरह हैं उन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना।
आगे हो गया श्रम प्रधान तकनीकों का उपयोग, उन उद्योगों को प्रोत्साहन देना जहां मशीनों की तुलना में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। तो उन सभी तकनीकों का उपयोग करके मानव श्रम का प्राधान्यता देना जरूरी है। तो ये सभी चीज़ें थी। निष्कर्ष देख लेते दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है कि बेरोजगारी देश के विकास की एक बड़ी बाधा, इसे केवल सरकारी नौकरियां नहीं बल्कि कौशल विकास और स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देकर ही दूर किया जा सकता है। वर्ष 2026 की आधुनिक योजनाओं के लाभ उठाकर और शिक्षा को औद्योगिक की मांग के अनुरूप बदलकर हम इस समस्या को प्रभावी समाधान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो बेरोजगारी है वो जो है देश के लिए बहुत बड़ी बाधा होती है। इसके लिए अच्छी शिक्षा, कौशल विकास, ये सभी चीज़ों को बढ़ावा देने से ही इन सभी चीज़ों को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, समाधान निकाला जा सकता है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है और आर्थिक विकास में इस दोनों के बीच क्या संबंध है, तो चलिए अच्छे से समझेंगे। तो आंसर है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच एक गहरा और विवादास्पद संबंध है। अर्थशास्त्रियों के बीच इसे लेकर दो मत रहे हैं। एक पक्ष जो है जनसंख्या को संसाधन मानता है और दूसरी जो है इसे विकास के मार्ग में बाधा के रूप में देखता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का महत्व उसकी जनसंख्या से अधिक उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों के बीच बहुत बड़ा गहरा संबंध रहा है। बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जिसमें से किसी का मानना था कि जनसंख्या जो है वो एक संसाधन के रूप में, और कोई और जो विपक्ष था यानी मान लीजिए दूसरा, उसका मानना था कि विकास के मार्ग में बाधा डालने के रूप में जो है जनसंख्या होती है। तो आधुनिक जनसंख्या के हिसाब से, आधुनिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से जनसंख्या सिर्फ होने से नहीं, जनसंख्या की उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि ये संसाधन है या फिर बाधा के रूप में, बोझ के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है आर्थिक विकास पर जो है सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, फिर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, ये दोनों देखेंगे। क्योंकि देखिए दो तरह से प्रभाव पड़ता है, हर एक चीज़ का अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है। तो चलिए देखेंगे कि जब किसी देश में जनसंख्या बढ़ती है तो वह आर्थिक विकास को निम्नलिखित तरीकों से गति दे सकती है। यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक विकास में थोड़ी सी गति दे सकती है। किस तरीके से, तो चलिए देखेंगे। पहला हो गया जनसांख्यिकीय लाभांश। ठीक है, यदि जनसंख्या में युवाओं की संख्या अधिक है तो कार्यशील श्रम शक्ति बढ़ती है। ठीक है, कार्यशील श्रम शक्ति बढ़ती है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जो उच्च उत्पादन और नवविचार की क्षमता रखता है। कहने का मतलब ये है जनसंख्या बढ़े ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या में युवा अधिक है तो इससे क्या होगा, कार्य करने की शक्ति, श्रम की शक्ति बढ़ती है। और अगर देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जो उत्पादन और नए नए विचार की क्षमता रखता है। तो ये सभी से बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा हो गया बाजार का विस्तार। जनसंख्या बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। बड़ी मांग उद्योगों को उत्पन्न बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे निवेश और रोजगार का चक्र चलता है। यानी मान लीजिए जनसंख्या बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, लोगों की ज़रूरतें बढ़ेगी, तो वही हिसाब से नए नए उद्योग वगैरह मतलब बढ़ेंगे, बनेंगे। तो यही सब चीज़ के माध्यम से निवेश और रोजगार चक्र अधिक बढ़ता है। ठीक है, फिर हो गया श्रम की कम लागत। प्रचुर मात्रा में श्रमिक उपलब्ध होने से उत्पादन की लागत कम रहती है, जिससे वैश्विक बाजार में देश की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ती है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा श्रमिक उपलब्ध हैं, लेबर मजदूर वगैरह उपलब्ध हैं, तो उत्पादन की लागत है वो कम रहती है। ठीक है, जिससे पूरे विश्व बाजार में देश की प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ती है। फिर आगे हो गया नए नए विचार और तकनीकी प्रगति, यानी नवविचार और तकनीकी प्रगति। महान अर्थशास्त्री जो थे एस्टर बोरेसरूप के अनुसार बढ़ती जनसंख्या दबाव पैदा करती है, जो लोगों को जीवित रखने के लिए नई तकनीक और खेती के नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित करती है। कहने का मतलब ये था इनका कि बहुत सारी अगर जनसंख्या बढ़ती है, दबाव आता है, प्रेशर आता है, और वही प्रेशर के कारण नए नए तरीके, खेती के नए तरीके, ये सब चीज़ जो है खोजने के लिए प्रेरित होती है। तो ये था हमारा सकारात्मक प्रभाव
जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक विकास पर। अब देखेंगे इसका नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि देखिए नकारात्मक प्रभाव भी है। यदि जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो और संसाधन सीमित हो तो ये विकास में जो है बाधक बन सकती है, बाधा के रूप में बन सकती है। क्या क्या हो सकता है, तो चलिए देखेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय में कमी, यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय घट जाती है, जिससे जीवन स्तर गिरता है और आर्थिक विकास भी गिरता है। ठीक है, तो ये पहला नुकसान हो गया। दूसरा क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि पूंजी निर्माण में बाधा। अधिक जनसंख्या का अर्थ है कि आय का बड़ा हिस्सा केवल भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च हो जाता है, जिससे बचत कम होती है और देश में निवेश के लिए पूंजी नहीं बचती। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने से जो भी आपका आय वगैरह है वो सिर्फ खाने में, अपने स्वास्थ्य में, अपनी शिक्षा जैसी ज़रूरतों में ही खर्च हो जाती है, जिससे आप जो है बचत कम कर पाते हैं, आर्थिक विकास में आप सहायक नहीं हो पाते। तो ये है, ठीक है। आगे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था जब श्रम शक्ति की बढ़ती आपूर्ति के अनुरूप रोजगार पैदा नहीं कर पाती तो व्यापक बेरोजगारी और गरीबी फैलती है। यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा फैल गई, ठीक है, बहुत बढ़ गया, लेकिन अब जो है मजदूर की जो शक्ति है, बढ़ती हुई ज़रूरत है, उसे अगर पूरा नहीं किया जाए, रोजगार पैदा नहीं कर पाती है तो बेरोजगारी और गरीबी फैलती है। तो ये आगे है कि पर्यावरणीय और संसाधनों पर दबाव, पानी, जमीन और खनिज की अत्यधिक दोहन होता है। यानी ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पानी यूज होगा, ज़्यादा ज़मीनें यूज होगी, बहुत सारा खनिजे जो है ये सभी चीज़ों का अत्यधिक दोहन होगा। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के दौर में अगर देखा जाए तो बढ़ती जनसंख्या जो है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। आगे देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन। तो यह समझने वाली बात है कि जनसंख्या तभी तक अच्छी है जब देश के पास उतने संसाधन यानी कि ज़मीन वगैरह है, नौकरियां वगैरह है, या फिर आपके पास संसाधन है, ठीक है, तभी अच्छा है। ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो वो अच्छा नहीं है। अगर जनसंख्या संसाधनों से कम है तो देश पिछड़ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, आपके पास जनसंख्या कम है, आपके पास जो है संसाधन कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो देश जो है पिछड़ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे आप पाकिस्तान ले सकते हैं। अगर जनसंख्या संसाधनों से बहुत ज़्यादा है तो गरीबी आती है, और अगर जनसंख्या जो है संसाधन से बहुत ज़्यादा है तो फिर गरीबी आ जाती है। यही सही स्थिति अगर देखा जाए तो जहाँ जनसंख्या और संसाधन दोनों बराबर हो तो उसमें जो है सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है, तो उस स्थिति को अच्छी मानी जाती है, तो वही संतुलन होता है हम लोग का। ठीक है, अब देखेंगे मानव को पूंजी के रूप में बनाना। आधुनिक समय में सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती। अगर लोग पढ़े लिखे और स्वस्थ हैं तो देश के लिए संपत्ति है, लेकिन अगर वे बीमार और अनपढ़ हैं तो देश के लिए बोझ बन जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है। तो ये भी जो है निर्भर करता है आपके आर्थिक विकास पर, ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेंगे हम लोग। तो बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि अपने आप में ना तो अच्छी है और ना ही खराब। अगर सरकार लोगों को अच्छी शिक्षा और हुनर दे तो ये बहुत ही बढ़ती हुई आबादी देश की दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में बन सकता है। सारा खेल इस बात का है कि आप यानी हम अपनी जनता को किस काम के लायक बना पाते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो अगर उसे हुनर दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, तो वो जो है मतलब जनसंख्या बेरोजगारी वगैरह को पैदा नहीं करेगा, ना ही कोई नुकसान है। लेकिन अगर उसे जो है ये सब चीज़ें ना दी जाए, शिक्षा ना मिले, अच्छी हुनर ना मिले, तो वो देश के लिए जो है एक आर्थिक विकास में बाधा डाल सकती है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। बोल रहा है भारत में असमानता और गरीबी की समस्या का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत में जो है अभी भी बहुत ज़्यादा असमानता है, गरीबी की समस्या भी है। तो ये कैसे है, चलिए ये आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो देखिए क्वेश्चन है कि गरीबी और असमानता किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होता है। दूसरी ओर असमानता की अर्थ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय, संपत्ति और अवसरों
के वितरण में भारी अंतर का होता है। भारत में तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद, यानी विकास तो हो रहा है, उसके बावजूद जो है विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। यानी कहने का आप समझते हैं, हम लोग कह रहा है कि गरीबी और असमानता है, कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी विकासशील देश हो, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है अपना व्यक्ति अपना भोजन, आवास वगैरह, अपने स्वास्थ्य वगैरह, शिक्षा वगैरह के लिए असमर्थ रहता है। और दूसरी ओर जो दूसरा जो है हमारा असमानता, वो भी जो देखा जाए तो अलग अलग वर्गों में, ठीक है, आय को लेके, संपत्ति को लेके, अवसर वगैरह को लेके, ठीक है, उनके धर्म वगैरह को लेके जो असमानता पैदा होती है उसे ही असमानता बोलते हैं। तो भारत में देखा जाए तो आर्थिक विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन कुछ ही समाज तक ये जो है लाभ पहुंच पाता है। नॉर्मल जो मिडिल क्लास है या फिर गरीब लोग हैं, उन लोगों तक ये विकास नहीं पहुंच पाया है, उन्हें आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिल पाया। तो ये है, ठीक है। भारत में गरीबी के विभिन्न आयाम देखेंगे तो भारत में गरीबी के दो मुख्य रूप से देखा जाता है, दो आयाम। पहला हो गया निरपेक्ष गरीबी, फिर है सापेक्ष गरीबी, ठीक है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण इसी आधार पर होता है। यानी कोई व्यक्ति अपनी खाना पीना, शिक्षा व्यवस्था वगैरह को नहीं पूरा कर पाता है तो वो हो जाता है निरपेक्ष गरीबी। और यही आधार पर जो है इसकी जनसंख्या जो होती है निर्धारण होती है गरीबी रेखा का। दूसरा हो गया सापेक्ष गरीबी, यह समाज के अमीर और गरीब वर्गों के बीच तुलना को दर्शाती है। यह मुख्य रूप से आय की असमानता का उजागर करती है। यानी कि जो सापेक्ष गरीबी है, यह जो है आय से जो है अंतर होता है, आय की असमानता के कारण ये अंतर होता है। आगे हो गया हम लोग का ग्रामीण बनाम शहरी गरीबी। भारत की अधिकांश गरीब आबादी गांवों में रहती है जो कृषि पर निर्भर है। वही देश में गरीबी जो है मलिन बस्तियों और असंगठित क्षेत्रों में मजदूर के रूप में दिखाई देती है। यानी जो गरीब हैं गांव में, वो कृषि वगैरह अपने छोटे मोटे मतलब अपना रोजी रोजगार मजदूरी वगैरह करके चलाते हैं। और अगर शहर में देखा जाए तो वह छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं जो असंगठित क्षेत्र में रहते हैं और मजदूर के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये था। आगे देखें कि भारत में आर्थिक असमानता का स्वरूप, यानी भारत में जो आर्थिक असमानता है उसका क्या स्वरूप है। तो भारत में असमानता के स्वरूप को निम्नलिखित बिंदु से समझेंगे हम लोग, जिसमें पहला हो गया आय की असमानता। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति है का बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि नीचे की 50% आबादी के पास बहुत कम संसाधन है। यानी कहने का मतलब ये है, रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि भारत के 1% जो आबादी हैं उन्हीं के पास भारत के संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि जितने भी 50% आबादी के पास जो है, जितने भी लोग हैं उनके पास बहुत कम संसाधन है, बहुत कम जो है उनके पास आर्थिक मतलब पैसे वगैरह हैं, समझ लीजिए संपत्ति है। दूसरा हो गया क्षेत्रीय समानता। भारत के कुछ राज्य हैं जो विकसित तो हैं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए भी हैं। यानी कुछ राज्य जो हैं वो विकसित हैं, कुछ राज्य जो है बिछड़े हुए हैं। तो ये हो गया क्षेत्रीय असमानता। फिर है सामाजिक असमानता, जिसमें जाति, धर्म, लिंग आधार पर के अवसर पर जो है इसमें कमी देखी जाती है। महिलाओं को आज भी पुरुषों की तुलना में समान कार्य के लिए कम मजदूरी या फिर कम अवसर मिलते हैं। तो ये सभी असमानता है, जिसमें धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, जाति के नाम पर जो है असमानता की जाती है, ठीक है। तो ये है। आगे देखेंगे गरीबी और असमानता के प्रमुख कारण। यानी गरीबी और असमानता अगर होती है तो उसका क्या प्रमुख कारण है। तो पहला सबसे बड़ा प्रमुख कारण हो जाता है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यानी बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि होना। तो बढ़ती जनसंख्या जो है संसाधनों और नौकरियों पर दबाव बढ़ाती है, जिसके प्रति जो है व्यक्ति आय कम हो जाती है। सबसे पहला जो कारण है ये हो गया। दूसरा कारण है बेरोजगारी और अल्प रोजगार। पर्याप्त रोजगार के अवसर ना होने के कारण लोग गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। यानी उसके पास अच्छे रोजगार ना होने के कारण, रोजगार के अवसर ना होने के कारण वो वही गरीबी में जूझे रहते हैं, अपने सिर्फ रोजी रोटी ही चला पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर आगे हो गया शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव।
गरीब परिवारों के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं होती, जिससे उनकी कार्य क्षमता बनी नहीं रहती है। यानी ना ही अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना ही अच्छा स्वास्थ्य मिल पाता है। तो इसके कारण भी जो है गरीबी गरीबी ही बनी रहती है और असमानता वगैरह भी जो है पनपती है। फिर आगे है कृषि का पिछड़ापन। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो खेती पर निर्भर होती है, लेकिन सिंचाई की कमी, पुराने तरीके और छोटे जोतने वगैरह का तरीका जो होता है के कारण किसानों की आय बहुत कम होती है, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा लगता है और उससे जो है लाभ थोड़ा कम मिलता है। तो ये सभी के कारण भी जो है मतलब आपका गरीबी और असमानता पैदा होती है। फिर है महंगाई। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का सबसे मारक प्रभाव गरीबी के कार्य शक्ति पर ही पड़ता है। तो ये सभी कारण था आपके गरीबी और असमानता का। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि गरीबी उन्मूलन हेतु सरकारी उपाय, यानी सरकारी प्रयास, सरकारी कदम क्या उठाए गए हैं गरीबी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को समाप्त करने के लिए। तो वो देखेंगे, जितने भी है सब देखेंगे। पहला हो गया मनरेगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से लेके 125 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देता है हमारा मनरेगा, ठीक है, जो हमारे सरकारी योजना में दिया के अनुसार बढ़ावा दिया गया था। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को पक्का मकान घर उपलब्ध कराना, ठीक है। तीसरा हो गया आयुष्मान भारत, यानी स्वास्थ्य पर होने वाली भारी खर्च से गरीब को बचाना, 5 लाख तक का फ्री इलाज, आपने सुना ही होगा। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराना। फिर है मुद्रा योजना, यानी जो भी रोजगार वगैरह शुरू करने चाहते हैं उसके लिए छोटे लोन वगैरह यानी कर्ज वगैरह देना, ताकि वे अपना आत्मनिर्भर बन के जो है अपना रोजगार बिजनेस शुरू कर सके। तो ये सभी कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा गरीबी को खत्म करने के लिए, ठीक है, ये था। आगे देखेंगे समस्या समाधान के कुछ सुझाव, यानी किस किस तरीके से जो है समस्या का सुधार वगैरह किया जा सकता है, उसका थोड़ा सा सुझाव देना है आपको। तो लिखा समावेशी विकास, ऐसी नीतियां बनाना जिसमें विकास का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंच सके, यानी कहने का मतलब है सभी को जो है समाज के सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। फिर है कौशल विकास, युवाओं की तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रदान करना ताकि वे बेहतर रोजगार पा सके, क्योंकि सिर्फ डिग्री के चक्कर में रहने से कुछ नहीं होता। फिर है प्रगतिशील कर प्रणाली, अमीरों पर उच्च कर लगाकर उस धन का उपयोग सामाजिक कल्याण योजनाओं में करना, यानी कहने का मतलब ये है जो अमीर व्यक्ति है, ठीक है, उस पर टैक्स लगाइए और टैक्स लगाकर जो उससे जो धन प्राप्त होगा उसका उपयोग जो है सामाजिक कल्याण योजनाओं में करना, ताकि गरीबी खत्म हो सके, उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा, गांव में सड़कें, बिजली और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना ताकि पलायन रुके, लोग जो है अपने राज्य वगैरह छोड़ के बाहर कमाने ना जाएं और वहीं अपना छोटी छोटी बिजनेस वगैरह शुरू करें। तो ये सभी आपका सुझाव दिया गया है, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं तो बोल रहा है कि गरीबी और असमानता एक दूसरे से जुड़ी हुई है, केवल आर्थिक विकास ही काफ़ी नहीं है, बल्कि धन का न्याय संगत वितरण भी जरूरी है। जब तक अवसरों का समानता नहीं होगी और बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक तक नहीं पहुंचेगी, तब तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसके लिए सरकार, निजी क्षेत्र, समाज को मिलाकर प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी जो है गरीबी और असमानता को दूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत अर्थशास्त्र यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारा सुधार हुआ था आर्थिक सुधार 1991 में, उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए, यानी उसके बाद का जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार है वो देखना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि आपका जो है 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था वो क्यों हुआ था। तो आंसर है दोस्तों कि जो 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, यानी समझ लीजिए तो विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा था। भारत के पास केवल 2 सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। इस संकट से निकलने के लिए तत्कालीन सरकार ने
नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इन सुधारों के पीछे मुख्य दिमाग तकनीकी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। कहने का मतलब ये है कि 1991 में जब देश पर एक आर्थिक संकट पैदा हो गया था, तब सिर्फ 2 सप्ताह तक ही हमारे पास जो है भारत के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। और इसी संकट को देखते हुए उस समय जो सरकार थी उसने जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी। और इसके पीछे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इन्हीं सभी ने मिला के ये राष्ट्रीय आर्थिक नीति की घोषणा की और उसे बढ़ावा दिया। आर्थिक सुधारों के 3 स्तंभ थे। तो चलिए तीनों देखते हैं। इन सुधारों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण। तो तीनों को देखते हैं। तो पहले देखेंगे उदारीकरण। तो उद्योगों को लाइसेंस राज से मुक्ति कर दी गई, निजी क्षेत्र के लिए नियम आसान बनाए गए और व्यापार पर लगे प्रतिबंध वगैरह को हटा दिया गया। तो ये उदारीकरण है। फिर निजीकरण यानी सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी कंपनी वगैरह को भी जो है उसकी भी भूमिका कम कर दी गई। जो क्षेत्र पहले केवल सरकार के लिए आरक्षित थे उन्हें जो है निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया। यानी जो है सरकारी क्षेत्र सरकारी कंपनी वगैरह थी उन्हें ये भी कहा गया कि अब जो है आप अपना प्राइवेट कंपनी वगैरह भी खोल सकते हैं, निजी कंपनियां भी खोल सकते हैं, उन्हें भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये था निजीकरण। फिर है वैश्वीकरण। भारतीय बाजार को वैश्विक बाजार से जोड़ा गया, सीमा शुल्क हटाया गया, विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया कि आप हमारे देश में आके निवेश कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यानी 3 उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के माध्यम से जो है सुधारों को बढ़ावा दिया गया था। फिर सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो 1991 के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक नई क्रांतिकारी में बदल गई थी। क्रांतिकारी में जो हम लोग देखेंगे, पहला हो गया सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी बोलते, ये जो है बहुत ही तेज़ी से इसकी वृद्धि हुई। सुधारों से पहले भारत की विकास लगभग 3.5% थी। सुधारों के बाद जो है भारत ने 7% से लेके 9% तक की विकास दर हासिल की। आज भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देखिए ये कहने का मतलब ये है कि सुधार से पहले 3.5 था और सुधार के बाद जो है 7% से लेके 9% तक का विकास दर इसने हासिल किया भारत ने। और आज दुनिया का जो है चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, ये 5 नहीं है, चौथा हो गया है ना, जापान को पीछे छोड़ दिया। तो चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हम लोग का। फिर है विदेशी मुद्रा भंडार में स्थिरता। 1991 में जो भंडार लगभग शून्य था वो अगर देखा जाए तो आधुनिक युग में यानी 2026 तक भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में खड़ा करता है। यानी सबके बराबरी के यानी सभी देशों के बराबरी में खड़ा करता है। इससे भारतीय रुपया वैश्विक बाजार में एक स्थिर हुआ है। फिर आगे देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व सुधारों के साथ बहुत ही बड़ा चमत्कार भी हुआ, जिसमें यानी कि आईटी कंपनी वगैरह बीपीओ क्षेत्र वगैरह में भी ये चमत्कार दिखा सुधार में बहुत बड़ा। भारत दुनिया का बैंक ऑफिस बना। आज भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है। तो यानी सेवा क्षेत्र वगैरह जो भी है यानी आईटी सेक्टर वगैरह, फिर बीपीओ क्षेत्र वगैरह, ये सब चीज़ों को भी बढ़ावा दिया गया। फिर है उपभोक्ता क्रांति। वैश्वीकरण के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। उपभोक्ताओं को मोबाइल, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों के अनगिनत विकल्प मिले। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ और कीमतें कम भी हुई। तो ये सभी फायदे हुए सुधार के बाद। फिर है बुनियादी ढांचे का विकास। निजी क्षेत्र के कारण यानी निजी निवेश के कारण सड़क निर्माण, बंदरगाह, हवाई अड्डे और दूर संचार नेटवर्क का भी विस्तार हुआ। 5G तकनीक और डिजिटल इंडिया जैसे अभियान इसी की अगली कड़ी है। यानी इन सभी चीज़ों को भी जो है यानी बुनियादी ढांचों का भी विकास हुआ इसके माध्यम से सुधार के बाद। फिर है गरीबी भी कम हुई। आर्थिक विकास के कारण एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग पैदा हुआ। लाखों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। हालांकि यह चुनौती आप भी है, ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारा सुधार हुआ। यानी गरीबी ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, तो ये कहना है। आगे देखा जाए तो लिखा है कि आर्थिक सुधारों की आलोचना या फिर समझ सकते हैं इसकी चुनौती वगैरह, कमियां वगैरह क्या थी।
तो सुधारों ने देश को समृद्ध बनाया, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। क्या क्या थे? तो कृषि क्षेत्र की उपेक्षा, सारा ध्यान जो है उद्योग और सेवाओं पर रहा, और खेती वगैरह जो है इससे पिछड़ गई, उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीण और शहरी आय के बीच अंतर बढ़ गया। फिर है आय की असमानता, विकास का लाभ जो है अमीरों और शिक्षित वर्ग को ही अधिक मिला, अमीर और गरीब के बीच जो है बहुत बड़ी असमानता फैल गई, असमानता हो गई। फिर रोजगार रहित विकास, अर्थव्यवस्था तो बढ़ी लेकिन उस गति से नौकरियां पैदा नहीं हुई। रोजगार बढ़ा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, लेकिन नौकरियां उतना पैदा नहीं हुई, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी। ठीक है, अभी अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो आज का जो वर्तमान इसी है तो स्थिति है, तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के सुधारों के अगले चरण में है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे कदम ने भारत को विनिर्माण का हब बनाने की दिशा में काम किया है। 2026 में भारत केवल एक सेवा प्रदाता नहीं बल्कि एक बड़ी वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यानी देखा जाए तो आज के समय में भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है ना। तो ये सभी चीज़ें थी। निष्कर्ष देख लेते हैं तो लिखा है कि 1991 के आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी साबित हुआ है, जिसने भारत को एक बंद और सुस्त अर्थव्यवस्था से निकालकर दुनिया का सबसे ऊर्जावान और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बना दिया। यद्यपि असमानता और बेरोजगारी जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद है, लेकिन इन सुधारों ने भारत को विश्व पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का आधार तैयार किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1991 के सुधार, आर्थिक सुधार से जो है भारत का बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है, लेकिन इससे कुछ कुछ नुकसान हुए हैं, जिसमें असमानता और गरीबी जैसी चुनौतियां बढ़ी है, लेकिन भारत जो है विश्व स्तर पर बढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ा है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि विकासशील देशों में मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। या फिर आपको ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ ले भारत में मौद्रिक नीति और फिर राजकोषीय नीति की भूमिका स्पष्ट कीजिए, तब भी आपको आंसर यही लिख देना। ठीक है, तो चलिए आंसर देखेंगे। लिखा है कि विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था अक्सर अस्थिर होती है, जहां गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया और महंगाई जैसी समस्या बनी रहती है। इन समस्याओं को नियंत्रित करने और देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए सरकार राजकोषीय नीति का उपयोग करती है और केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का उपयोग करता है। यानी कहने का मतलब ये है, कोई भी विकासशील देश क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो अक्सर जो है अस्थिर रहती है, यानी कभी घटती है कभी बढ़ती है, जिसके कारण गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्या बनी रहती है। और इन्हीं सभी समस्या को कंट्रोल करने के लिए जो है सरकार जो है राजकोषीय नीति का उपयोग करता है और केंद्रीय बैंक जो है वो मौद्रिक नीति का उपयोग करता है, यानी मांग वगैरह घटा के बढ़ा के। चलिए आगे देखेंगे, हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो मौद्रिक नीति की भूमिका क्या रहती है? तो मौद्रिक नीति का संचालन देश का केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है, जिसको मौद्रिक नीति जो हमारा होता है वो देश के बैंक, केंद्रीय बैंक करता है। यह मुख्य रूप से पैसे की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है ताकि महंगाई कम ज़्यादा हो सके। ठीक है, जिसमें पहला हो गया मूल्य स्थिरता। विकासशील देशों में महंगाई जल्दी बढ़ती है, मौद्रिक नीति ब्याज दरों को बढ़ाकर बाजार में पैसे की सप्लाई कम कर देती है, जिससे जो है महंगाई पर काबू किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये पहला चीज़ हो गया, यानी मूल्य वगैरह को स्थिर करना। दूसरा हो गया पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। ब्याज दरों को संतुलित रखकर यह नीति निवेशकों और व्यापारिक को कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे नए उद्योग लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कम दर पर पूंजी वगैरह दे के, यानी ब्याज वगैरह दे के लोगों को जो है नए नए उद्योग वगैरह, नए नए बिजनेस वगैरह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये हो गया। फिर आगे हो गया वित्तीय समावेशन दोस्तों। तो देखिए, वित्तीय समावेशन यानी कि मौद्रिक नीति का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है कि बैंकिंग सुविधा गांवों और गरीबों तक पहुंचे, ताकि आर्थिक विकास का आधार बने रहे। क्योंकि देखिए क्या होगा, लोग कमाते हैं तो अपने जो है ज़रूरतों को वही पूरा करने में खर्च कर देते हैं। अगर आसपास बैंक वगैरह रहेंगे तो थोड़ी बहुत जमा राशि कर पाएंगे। फिर आगे हो गया विनिमय पर दर स्थिरता।
विनिमय दर स्थिरता। यह नीति विदेशी मुद्रा के भंडार को प्रतिबंधित करती है और देश की मुद्रा की वैल्यू को गिरने से बचाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये नीति जो है वो विदेशी मुद्रा के भंडार को प्रतिबंधित करती है, यानी उससे रोकती है और देश की मुद्रा की वैल्यू को गिरने से बचाती है। तो ये सभी था हमारा मौद्रिक नीति की भूमिका। अब देखेंगे राजकोषीय नीति की भूमिका, जो कौन करता है, यानी इसे कौन चलाता है, तो राज्य सरकार चलाता है। हमारा राजकोषीय नीति का संचालक जो है सरकार द्वारा किया जाता है। यह सरकार की आय हो गया या फिर खर्च वगैरह से ही संबंधित होती है, यानी जो भी आय हो रहा है या फिर जो भी खर्च हो रहा है, स्पेंडिंग हो रहा है, उन सभी से संबंधित होती है। जिसमें पहला होता है बुनियादी ढांचे का विकास। विकासशील देशों में सड़क, बिजली, पानी और अस्पताल की कमी होती है। सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में भारी निवेश करती है, सड़कें बनाती है, बिजली देती है, पानी, अस्पताल वगैरह की कमी को दूर करने का प्रयास करती है। तो ये हो गया। आगे दूसरा, आय और धन का पूर्ण वितरण। सरकार अमीरों पर अधिक प्रगतिशील टैक्स लगाकर उससे पैसे जो लेते हैं उससे के लिए, यानी पैसे टैक्स वगैरह लेके गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाती है और वही सब पर खर्च करती है ताकि असमानता कम हो सके। यानी अमीर लोग से ज़्यादा टैक्स लिया और उसी टैक्स के माध्यम से, उसी टैक्स के पैसे से बहुत सारी जो है योजनाएं चलाते हैं, जिसमें राशन कार्ड, पेंशन, सब्सिडी वगैरह देके गरीबों को भी जो है आर्थिक विकास, आर्थिक सहायता मिलती है। फिर है रोजगार सृजन। सरकार सार्वजनिक कार्य पर खर्च बढ़ाकर बेरोजगारी कम करने में सहायक होती है, यानी मनरेगा वगैरह, निर्माण वगैरह कार्य वगैरह करती है, जिसमें रोजगार सृजन होता है। फिर है क्षेत्रीय विकास। पिछड़े इलाके में उद्योगों को टैक्स में छूट देकर सरकार वहाँ विकास को बढ़ावा देती है, यानी जो कि क्षेत्रीय लोग हैं, पिछड़े इलाके हैं, उन सभी जगहों पर उद्योग वगैरह में टैक्स को छूट दे दी जाती है, जिसके कारण वहाँ का विकास हो पाता है। तो ये सभी राजकोषीय नीति के माध्यम से हो पाता है। ठीक है, आगे देखा जाए कि दोनों नीतियों के बीच जो है समन्वय क्या है, संबंध क्या है। तो विकासशील देशों में सफलता के लिए इन दोनों नीतियों का साथ चलना बहुत जरूरी होता है। यदि सरकार यानी कि राजकोषीय नीति बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करे तो केंद्रीय बैंक यानी कि जो हमारा मौद्रिक नीति है वो ब्याज दर जो है कम रखे तो बहुत तेज महंगाई बढ़ सकती है। तो ये दोनों मिलके जो है संतुलित करती है। और अगर देखा जाए तो आधुनिक युग में यह दोनों नीति मिलकर डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित विकास को प्रोत्साहित कर रही है, बढ़ावा दे रही है ना। आगे देखें तो विकासशील देशों में इन नीतियों की सीमाएं क्या हैं, यानी लिमिटेशंस क्या है, क्या कहाँ तक रोक है। तो बड़ी असंगठित अर्थव्यवस्था, बहुत से लोग टैक्स नहीं देते हैं या फिर बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं, जिससे नीति पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाती है। तो ये सभी बहुत बड़ा जो है चुनौती के रूप में, सीमाएं के रूप में माना जा सकता है। फिर भ्रष्टाचार और लीकेज। राजकोषीय नीति के तहत आवंटित पैसा कभी कभी ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है। भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है बड़े बड़े नेताओं तक या फिर वही सब तक रह जाता है। ठीक है, लोग भ्रष्टाचारी के माध्यम से जो है उन सभी पैसा को ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचने देते हैं। फिर है विदेशी निर्भरता। तेल की कीमतों या फिर वैश्विक मंदी जैसे कि बाहरी कारकों के कारण ये घरेलू नीति कमज़ोर पड़ जाती है। कई बार क्या होता है, विदेशी नीति के माध्यम से, विदेशी मंदी वगैरह के कारण ये सब जो कारक है, ये सब जो कारण है वो घरेलू नीति पर कमज़ोर पड़ जाती है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, तो लिखा है कि विकासशील देशों के लिए मौद्रिक नीति आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है, जबकि राजकोषीय नीति सामाजिक न्याय और ढांचागत विकास सुनिश्चित करती है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए इन दोनों के बीच सही संतुलन होना अनिवार्य है। केवल तभी गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याओं का अंत संभव है। तो ये था हमारा मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बारे में। तो अगर पूछा जाए तो आपको लिख देना। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो आपका ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप मान सकते हैं, जो कि क्वेश्चन है दोस्तों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसको FDI बोलते हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं और इसके लाभ और हानि वगैरह को लिखिए। तो चलिए हम समझेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है कि वैश्वीकरण के इस युग में
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई भी बोलते हैं, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का एक बहुत बड़ा आधार बन गया है। जब एक देश की कंपनी या निवेशक किसी दूसरे देश के व्यवसाय में दीर्घकालीन हित के लिए पूंजी निवेश करता है तो इसे एफडीआई कहा जाता है। इसमें निवेशक न केवल पैसा लगाता है बल्कि उस व्यवसाय के प्रबंधन, तकनीक और संचालन में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। यानी कहने का मतलब ये है, इस वैश्वीकरण युग में कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश आर्थिक विकास वगैरह में दूसरे देश की कंपनी वगैरह पे निवेश वगैरह करता है, ठीक है, तो उसी को एफडीआई बोलते हैं। और इसी सभी निवेश के माध्यम से सिर्फ वो जो है पैसा नहीं लगाता बल्कि उस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रबंध करता है, मैनेज करता है, तकनीक, संचालन वगैरह में भी भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों को एफडीआई के प्रकार, यानी कि एफडीआई के कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं। तो मुख्य रूप से एफडीआई जो है वो दो रूप में देखा गया है। कौन कौन से रूप हैं? तो पहला हो गया ग्रीनफील्ड निवेश, जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में बिल्कुल नए सिरे से अपना कार्यालय या कारखाना स्थापित करती है तो उसे बोलते हैं ग्रीनफील्ड निवेश। यानी शुरुआती कोई भी वहाँ कंपनी नहीं थी लेकिन शुरू वहाँ कर रहा है, यानी नया कंपनी ही खोल रहा है, तो उसे बोलते हैं ग्रीनफील्ड। दूसरा हो गया ब्राउनफील्ड निवेश, जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश की पहले से मौजूद कंपनी को खरीद लेती है या फिर उसके साथ विलय कर लेती है, तब उसे बोलते हैं ब्राउनफील्ड निवेश। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से एफडीआई दो प्रकार के होते हैं। फिर देखा जाए तो एफडीआई के लाभ क्या हैं? तो एफडीआई को विकासशील देशों के लिए आर्थिक संजीवनी माना जाता है। इसके बहुत ही प्रमुख लाभ हैं जो हम लोग देखेंगे। पहला हो गया पूंजी का आगमन। विकासशील देशों के पास अक्सर निवेश के लिए पर्याप्त घरेलू पूंजी नहीं होते। एफडीआई इस कमी को पूरा करता है और अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ता है। यानी पूंजी का आगमन होता है, यानी दूसरे देश से पूंजी आके जो है हमारी कंपनी वगैरह को जो है बढ़ावा देती है। फिर हो गया तकनीकी हस्तांतरण। विदेशी कंपनी अपने साथ आधुनिक मशीनें, उन्नत सॉफ्टवेयर और नवीनतम तकनीक लेकर आती है, जिससे जो है स्थानीय उद्योगों का आधुनिकीकरण होता है और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है। तो ये भी होता है, तकनीकी वगैरह को भी बढ़ावा मिलता है इससे। फिर है रोजगार सृजन। नई फैक्ट्रियाँ या फिर दफ्तर खुलने से स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, जिससे बेरोजगारी कम होती है और लोगों की आय बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब फायदे हैं एफडीआई के। फिर आगे हो गया मानव संसाधन का विकास होता है। विदेशी कंपनियां अपने कर्मचारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देती है, जिससे देश की कामगारों का कौशल और कार्य क्षमता में सुधार होता है। यानी काम करने वाले लोगों में उसकी स्किल और कार्य क्षमता में सुधार होता है। फिर है निर्यात में वृद्धि। एफडीआई के माध्यम से उत्पादित सामान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का हित होता है, जिससे देश का निर्यात बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। यानी हमारे देश में कोई चीज़ बन रहा है तो वो बहुत ज़्यादा रूप से जो है निर्यात बढ़ेगा, निर्यात दूसरे देश में होगा और उससे जो है हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बनेगा। ठीक है, आगे प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं को लाभ। विदेशी कंपनी के आने से बाजार में स्वास्थ्य प्रतियोगिताएं होती है, शुरू होती है। कंपनियों को बेहतर सामान कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसका फ़ायदा उपभोक्ताओं को मिलता है। यानी बहुत सारी कंपनी हो गई तो जो भी बेहतर सामान है वो अपने अपने सामानों को कम दाम पर बेचने शुरू कर देती है। यानी उस कंपनी से, यानी कंपटीशन चलता है और उससे फ़ायदा किसको होता है? तो उपभोक्ताओं को होता है, यानी यूज करने वालों को, यूजर्स को होता है। तो इसकी कुछ हानियाँ भी है, तो एफडीआई की हानि देखेंगे तो घरेलू उद्योग पर बुरा असर पड़ता है। विशाल वित्तीय शक्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को बाजार से बाहर कर देती है, क्योंकि छोटे व्यापारी उनकी मार्केटिंग और कम कीमतों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, बड़े कंपनी आने से छोटे जितने भी कंपनी उन सभी चीज़ों को जो है, उन सभी चीज़ों मतलब उन सभी पर जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर है लाभ का निष्कासन। विदेशी कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है वे अपने मूल देश वापस ले जाती है। इससे मेजबान देश की संपत्ति का बाहर और बहाव होता है, यानी जो भी कमा रही है वो अपने देश ही ले जाएगी, तो इससे भी जो है एक नुकसान होता है। फिर आर्थिक संप्रभुता का खतरा।
बहुत अधिक विदेशी निवेश होने पर देश की अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों के फैसले पर निर्भर होता है। यदि वे अचानक निवेश निकाल दें तो देश में आर्थिक मंदी हो सकती। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अगर विदेशी निवेश बढ़ जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था भी दिक्कत हो सकती है। अगर वो अचानक से कोई निवेश वगैरह निकाल लेते हैं, यानी वो छोड़ देते हैं निवेश करना, तो आर्थिक मंदी वगैरह भी आ सकती है। तो ये सभी नुकसान है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। कई बार विदेशी कंपनियां केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं आती, बल्कि वो देश के पर्यावरण, पानी और खनिज संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी करती है। तो ये भी प्राकृतिक संसाधनों का भी नुकसान होता है। फिर है सांस्कृतिक प्रभाव। तो विदेशी कंपनियों के साथ साथ विदेशी संस्कृति भी प्रवेश होता है, जिससे कभी कभी स्थानीय परंपराओं और जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। हमारी संस्कृति वगैरह पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि आखिर भारत में एफडीआई की स्थिति क्या है अभी। तो भारत आज दुनिया का सबसे पसंदीदा एफडीआई स्थलों में से एक है। सरकार ने मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम जैसे नीतियों के माध्यम से रक्षा, अंतरिक्ष, बीमा और खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को सरल बनाया है। वर्ष 2026 तक भारत का लक्ष्य है दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनना, जिससे विदेशी निवेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है भारत अभी दुनिया का बहुत ही पसंदीदा एफडीआई स्थलों में से एक है, जहां अपना कुछ मेक इन इंडिया वगैरह और नए नए स्कीम वगैरह के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में, आंतरिक क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में और बहुत सारे व्यापार क्षेत्र में एफडीआई के नियमों को और भी सरल बनाया गया है। और इसका बहुत बड़ा लक्ष्य है कि भारत को जो है वो स्वदेशी अपनाना है। ये सब चीज़ें लक्ष्य है। निष्कर्ष से देखा जाए तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक दोहारी तलवार की तरह है। यदि इसका सही प्रबंधन किया जाए तो देश की गरीबी मिटाने और उसे आधुनिक बनाने में सबसे तेज तरीका है। लेकिन यदि इस पर नियंत्रण ना रखा जाए, कंट्रोल ना रखा जाए, तो घरेलू उद्योगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। और अंत में एक संतुलित नीति की आवश्यकता है, जहां विदेशी पूंजी की स्वागत भी होती है और देश के छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित हो सकती है। तो ये था हमारा विदेश प्रत्यक्ष नीति यानी एफडीआई के बारे में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलते हैं, तो उसका क्या भूमिका रहा है। तो चलिए देखेंगे। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों। तो आंसर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, वे विशाल औद्योगिक संगठन होते हैं जिसका व्यापारिक संचालन एक से अधिक देशों में होता है। इसका मुख्यालय उनके गृह देश में होता है, यानी कि होम देश, यानी जहाँ से शुरू हुई है। लेकिन इसकी शाखाएं जो है दुनिया के अन्य देशों में भी फैली होती है, यानी विश्व के अन्य देशों में भी फैली होती है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इन कंपनियों का प्रभाव जो है तेजी से बढ़ा, जिसमें गूगल, सैमसंग, टाटा, इन्फोसिस और कोको कोला जैसे मुख्य उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। यानी इन सभी कंपनी जो है वो आप देखिएगा, उसका जो ब्रांच होता है, मुख्य ब्रांच, वो अपने ही देश में होता है, उसके ही देश में होता है, लेकिन इसके छोटे छोटे ब्रांच जो है अलग अलग देशों में भी पाए जाते हैं। तो ये था बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव दोनों हम लोग देखेंगे। तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तो विदेशी पूंजी का निवेश, यानी भारत जैसे विकासशील देशों के पास हमेशा पूंजी की कमी रही है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में भारी मात्रा में निवेश करती है, जिससे बुनियादी ढांचे का विकास होता है और सरकार की वित्तीय बोझ भी कम होती है। तो यानी कि विदेशी पूंजी का ये जो है बढ़ावा देता है। फिर हो गया तकनीकी उन्नति, यानी ये कंपनियां अपने साथ दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक, मशीनें और कार्य प्रणाली भी लाती है, जिससे भारतीय उद्योगों की तकनीकी स्तर बढ़ता है और उत्पादन की लागत कम होती है और फ़ायदा ज़्यादा होता है। यानी तकनीकें वगैरह भी नई नई देखने को मिलती है। फिर रोजगार के अवसरों का सर्जन, यानी एमएनसी आपका जो हो गया, के आने से भारत में लाखों शिक्षित और कुशल युवाओं को रोजगार मिला है, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, दूरसंचार
और ऑटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्रों में इन कंपनियों ने बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा की है, तो इससे जो है नौकरियों का अवसर भी बढ़ता है। फिर हो गया प्रबंधन और कौशल विकास। ये कंपनियां अपने कर्मचारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देती है। इससे भारतीय श्रमिकों और प्रबंधकों के कौशल में सुधार होता है, जो भविष्य में देश के अपने उद्योग में काम आता है। यानी ये कंपनी वगैरह कर्मचारी वगैरह को स्किल वगैरह अच्छे अच्छे कौशल वगैरह सिखाती है, जो फ्यूचर में जो है अपने ही देश के उद्योग में काम कर सकते हैं वैसे लोग। फिर है निर्यात की वृद्धि। कई बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती है और यहाँ तैयार माल को विदेशों में बेचती है। इससे भारत का आय यानी निर्यात बढ़ता है और कीमती विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, तो ये भी निर्यात में वृद्धि होती है। आगे हो गया उपभोक्ताओं को लाभ। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय ग्राहकों को अब बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं कम कीमत पर मिलने लगती है। साथ ही उपभोक्ताओं के पास अब पहले की तुलना में कई अधिक विकल्प होते हैं। यानी आप जो है नए नए विकल्प होते हैं कि हमें ये नहीं तो वो लेना है। लेकिन इसकी कुछ नकारात्मक भी जो है, यानी आप समझ सकते हैं नकारात्मक भूमिका या फिर चुनौतियाँ। तो चलिए देखेंगे। इसका फायदा तो बहुत है, लेकिन इसका नकारात्मक है, जिसमें पहला हो जाता है स्थानीय और लघु उद्योगों का विनाश हो जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से उसके पास जो है बहुत ही असीमित पैसा और आधुनिक तकनीक होती है, यानी बहुत ही मतलब अनलिमिटेड पैसा होती है और बहुत ही आधुनिक तकनीकें होती है। उनके बड़े पैमाने के उत्पादन और भारी विज्ञापन के सामने भारत के छोटे और कुटीर उद्योग टिक नहीं पाते हैं और अक्सर बंद हो जाते हैं। यानी भारत की या फिर आपके स्थानीय छोटी मोटी जो कंपनी है उसका विनाश हो जाता है। फिर इसका है लाभ का निष्कासन। ये कंपनी भारत से संसाधनों का उपयोग करके भारी मुनाफा कमाती है, लेकिन उसका लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने देश ले जाती है वापस। इससे भारतीय धन का बहाव बाहर की ओर होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर आगे देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। मुनाफे की होड़ में कई कंपनी स्थानीय पर्यावरण के संसाधन का भी लापरवाही से उपयोग करती है, जिससे लंबे समय से देश को पर्यावरणीय नुकसान भी पहुंचता आया है और पहुंचता है। आर्थिक और राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी विकास आर्थिक शक्ति होने के कारण ये कंपनी कभी कभी सरकार की आर्थिक नीति को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश करती है, जो देश की आत्मनिर्भरता के लिए एक चुनौती हो सकती है। यानी कई बार क्या होता है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है किसी भी देश की, भारत का ही ले लीजिए, तो जब आर्थिक नीति वगैरह उन सभी चीज़ों को चेंज करवाना चाहती है तो ये सभी मतलब प्रभाव भी पड़ता है। निष्कर्ष देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका एक बहुत ही दोहरी तलवार की तरह है। अपने देशों में आधुनिकता, विदेशी पूंजी और रोजगार लाने में ये बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करती है, लेकिन इसी के कारण छोटे उद्योग और पर्यावरण पर बहुत ही बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अंततः आवश्यक इस बात की है कि सरकार ऐसी संतुलित नीति बनाए जिससे विदेशी निवेशों को भी लाभ भी मिलता रहे और देश के छोटे उद्योग वगैरह को भी नुकसान ना पहुँचे। तो ये हमारा ठीक है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है, जहाँ से आपका शुरू होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला कि हैरोल्ड डोमेर का विकास जो मॉडल था उसका आलोचनात्मक वर्णन करना है, आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो हॉरेड डोमर मॉडल दो अलग अलग अर्थशास्त्री जो कि R.F. हॉरेड और एवसे डोमर द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था। दोनों ने निष्कर्ष लगभग समान थे, इसलिए इसे सम्मिलित रूप से हैरोल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल किन्स के अल्पकालिक सिद्धांतों को दीर्घकालीन रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो हॉरेड डोमर मॉडल है वो अलग अलग अर्थशास्त्रियों यानी दो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के कारण दिया गया था। एक का नाम था R.F. हैरोल्ड और दूसरा था एवसे डोमर। तो दो लोगों का नाम मिलके जो है इसे हॉरेड डोमर मॉडल कहा गया है। और इस मॉडल में जो है
वो कीन्स का जो मॉडल है उसका दीर्घकालीन रूप से प्रस्तुत किया गया है। चलिए इसकी मान्यताएं देखते हैं। तो इस मॉडल को समझने के लिए कुछ बुनियादी मान्यता जानना जरूरी है, जिसमें पहला हो गया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। फिर आगे है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी स्वतंत्र बाजार, अर्थव्यवस्था बंद होती है, विदेशी मुद्रा का अभाव वगैरह होता है। फिर है बचत और निवेश के बीच सीमा संबंध होता है। फिर आगे पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर होता है। तो ये सभी चीजें हैं। आगे देखेंगे मॉडल का मुख्य आधार के रूप में, तो हॉरेड डॉमर मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास की दर दो चीजों पर टिकी होती है। पहला हो गया बचत दर, दूसरा हो गया पूंजी उत्पाद अनुपात। तो बचत दर देखें तो लोग अपनी आय का जितना अधिक हिस्सा बचाएंगे उतना अधिक निवेश होगा। और दूसरा पूंजी उत्पाद अनुपात, इसका मतलब है कि एक यूनिट उत्पादन करने के लिए जितनी पूंजी की जरूरत है यदि यह अनुपात कम है तो निवेश अधिक प्रभावी होगा। तो ये सब मॉडल के माध्यम से ये बताया गया है। तो ये है इसका मुख्य आधार। इसका सूत्र अगर देखा जाए, सरल सूत्र यानी सिंपल फॉर्मूला, तो विकास दर जी बराबर बचत दर एस बटा पूंजी उत्पाद अनुपात। इसका मतलब होता है जितना अधिक बचत और जितनी कम पूंजी की खपत उतनी ही तेजी से विकास दर। तो ये है इस यानी कि इस फॉर्मूला का मतलब। आगे देखिए तो विकास की तीन दरें हैं। हॉरेड ने विकास की तीन अलग अलग दरों को वर्णन किया है। पहला हो गया वास्तविक विकास दर, जो कि जी, इसको जी से डिनोट किया जाता है। अर्थव्यवस्था में वर्तमान में हो रही वास्तविक वृद्धि का मतलब जी है। वांछित विकास दर यानी GW, वह दर जिस पर निवेशक और उद्यमी पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं और उत्पादन जारी रखते हैं, तो वो होता है वांछित विकास दर। फिर हो गया प्राकृतिक विकास दर GN, ठीक है, वह अधिकतम दर जिसे देश अपनी जनसंख्या और तकनीक के आधार पर हासिल कर सकता है, तो वो हो गया प्राकृतिक विकास दर। हॉरेड के अनुसार एक स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए इन तीनों का बराबर होना जरूरी है। इसे चाकू की धार का संतुलन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जरा भी कोई असंतुलन मंदी या फिर आर्थिक महंगाई पैदा कर सकता है। तो ये हॉरेड के अनुसार दिया गया मॉडल के अनुसार है। फिर है मॉडल का आलोचनात्मक व्याख्या करें हम लोग, तो यह मॉडल जो है सरल और प्रभावशाली रहा है, लेकिन इसकी कोई बहुत सारी चुनौतियां भी रहा है जो हम लोग देखेंगे। इसमें पहला हो गया अस्थिर संतुलन। आलोचकों का मानना है कि वास्तविक जीवन में तीन दरों का बराबर होना लगभग असंभव है। यदि विकास दर संतुलन से जरा भी भटकती है तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जा सकती है। इसलिए जो है ये व्यवहारिक नहीं है। ये बहुत सारे आलोचकों का मानना है, यानी विपक्षों का मानना है। फिर है स्थिर अनुपातों की गलत मान्यता। यह मॉडल मान लेता है कि पूंजी उत्पाद अनुपात और बचत की दर हमेशा स्थिर रहती है। हकीकत में समय के साथ तकनीक और लोगों की बचत करने की आदत बदलती रहती है, इसलिए ये जो है गलत मान्यता के रूप में उभरा है। फिर है श्रम की उपेक्षा। यह मॉडल पूंजी पर पूरी तरह से अधिक जोर दिया जाता है और श्रम की भूमिका को नज़रअंदाज कर देता है। विकासशील देशों में श्रम की प्रचुरता विकास की मुख्य कारक के रूप में होती है। तो ये भी इसकी एक आलोचना है। आगे देखिए सरकारी हस्तक्षेप को नकारना। मॉडल मानता है कि सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन वास्तव में विकासशील देशों में सरकार की योजनाएं और निवेश ही विकास को गति देता है। ठीक है, आगे है कि विदेशी व्यापार की अनदेखी। आज के वैश्विक युग में कोई भी देश विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के बिना विकास नहीं कर सकता, जिसकी इस मॉडल में कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो अब इसका निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारा हैरोल्ड और डोमर मॉडल है वो आर्थिक विकास के सिद्धांत की नींव रखी और यह बताया कि निवेश और बचत विकास के लिए कितने अनिवार्य हैं। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित थी। हालांकि इसकी मान्यताएं बहुत कठिन और अवास्तविक है, ठीक है, यानी रियल से कहीं अलग है, जिसके कारण बाद में सोलो मॉडल जैसे अधिक लचीले सिद्धांत विकसित हुए हैं। फिर भी यह मॉडल विकास अर्थव्यवस्था को समझने के लिए
आज भी एक अनिवार्य शुरुआती बिंदु के रूप में माना जाता है, हेरोड-डोमेर मॉडल। तो ये आपका था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जो है डेविड रिकार्डे के विकास सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसके द्वारा जो विकास सिद्धांत दिया गया था वो, तो चलिए देखेंगे। तो डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो कि 1817 में लिखा था, यानी 1817 का ये किताब है, में विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसका मानना है कि अर्थव्यवस्था का विकास एक समय के बाद रुक जाता है और वह जो है स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। इसका मुख्य ध्यान इस बात पर था कि राष्ट्रीय आय का वितरण जमींदारों, पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच कैसे होता है। यानी इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसके माध्यम से ये मानना था, इसका मुख्य ध्यान ही उस बात पर था कि जो आय का जो वितरण है वो जमींदार, पूंजीपति और मजदूरों के बीच कैसे होता है। ठीक है, इसका मुख्य आधार देखिएगा अगर, यानी जो रिकार्डे के मॉडल के अनुसार 3 मुख्य स्तंभ के रूप में है, जिसमें पहला हो गया टैक्स, लगान। रिकार्डे के अनुसार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, घटिया भूमि पर खेती करनी पड़ती है। अच्छी भूमि की कमी के कारण जमींदारों को मिलने वाला लगान यानी टैक्स बढ़ता जाता है। तो ये हो गया इनके अनुसार। फिर दूसरा हो गया मजदूरी। श्रमिकों को उतनी ही मजदूरी दी जाती है जो उसके जीवित रहने के लिए जरूरी हो। इसे मजदूरी का लोह नियम भी कहा जाता है। यानी मजदूरी उनसे भले ही कितना करवाया जाए, लेकिन उसे मजदूरी उतनी ही दी जाती है जितना से वो अपने जीवित रहने के लिए यानी मेंटेन कर सके, बस उतना ही। लाभ अगर देखा जाए तो विकास के लिए लाभ जो है सबसे जरूरी है, क्योंकि यही निवेश का एक स्रोत होता है। रिकार्डे के अनुसार लाभ और मजदूरी में उल्टा संबंध होता है। यदि मजदूरी या लगान बढ़ेगा तो लाभ घटेगा, ये इनके अनुसार कहना था। अब देखेंगे विकास की प्रक्रिया इसके सिद्धांत के अनुसार। तो रिकार्डे का सिद्धांत तर्कसंगत था, लेकिन आलोचकों के कई कमी इसमें बताई, यानी आलोचकों ने इसमें कई कमी भी बताई। तकनीकी प्रगति की अनदेखी, यानी रिकार्डो ने माना था कि कृषि में तकनीकी नहीं बदलेगी। वास्तविकता यह है कि आधुनिक बीजें, खादें और मशीनों ने उत्पादन को इतना बढ़ा दिया कि घटते प्रतिफल का नियम काफ़ी हद तक बेअसर हो गया। यानी इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया वो कहा जाए तो वो मतलब यहाँ काम नहीं किया। ठीक है, आगे दूसरा है स्थिर अर्थव्यवस्था का गलत अवधारणा इनके द्वारा दिया गया था, ऐसा मानना है। तो रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था एक दिन रुक जाएगी, लेकिन विकसित देशों में इतिहास ने दिखाया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं लगातार बढ़ती रहती है, वो रुकती नहीं है। तो इनके द्वारा दिए गए अवधारणा भी ये गलत हो गया। फिर है मजदूरी का अवास्तविक नियम। यह मानना गलत है कि श्रमिकों को हमेशा केवल जीवित रहने के लायक मजदूरी ही मिलेगी। श्रम संघों और उत्पादकता बढ़ाने के कारण श्रमिकों के जीवन स्तर में भी भारी सुधार हुआ है, यानी उनकी भी मजदूरी वगैरह बढ़ी है, उनके जीवन में भी सुधार हुआ है। तो ये है। आगे संस्थानों और सरकार की उपेक्षा। रिकार्डो ने आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका और सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। तो इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, ऐसा बहुत सारे आलोचकों का मानना है। ठीक है, फिर है बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता। रिकार्डो ने मान लिया था कि देश को अपनी ही जमीन पर निर्भर रहना होगा, जबकि विदेशी व्यापार के जरिए अनाज का आयात करके लगान और कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये भी इनके द्वारा जो मान्यता दी गई थी वो भी गलत साबित हुआ। निष्कर्ष देखें तो रिकार्डो का विकास सिद्धांत निराशावादी था, क्योंकि यह अंततः अर्थव्यवस्था को रुकने की बात करता था। हालांकि उन्होंने यह सही पहचाना कि संसाधनों की कमी और आय का गलत निवारण विकास को प्रभावित करता है। उनके द्वारा दिया गया लगान का सिद्धांत आज भी अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर माना गया है। आधुनिक युग में उनके सिद्धांत का प्रासंगिकता सीमित है, लेकिन वितरण के उनके विचार आज भी नीति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती। यानी इनके द्वारा जो आपका कहा गया था लगान का सिद्धांत वो आज भी बहुत ही ज़्यादा मतलब रूप में माना जाता है कि हाँ बहुत ही नीति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फिर 10वां हम लोग का जो हो गया
वो है एडम स्मिथ के आर्थिक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखेंगे। तो आंसर है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में इसे माना जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने अपनी महान कृति इन एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, 1776 में ये शायद किताब वगैरह लिखा गया, में आर्थिक विकास के व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। स्मिथ का सिद्धांत एक ऐसी सूत्र पर आधारित ना होकर, यानी किसी एक सूत्र पर आधारित ना होकर विकास की एक क्रमिक और संचयी प्रक्रिया थी। उसका मुख्य उद्देश्य यह था, पता लगाना था कि राष्ट्र की संपत्ति और उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो एडम स्मिथ ने यही सब चीज़ों को बढ़ावा दिया। उसका उद्देश्य ही था कि राष्ट्र की संपत्ति और उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो यही इनके द्वारा जो सिद्धांत था उनमें ये बताया गया था। विकास के प्रमुख निर्धारक तत्व एडम स्मिथ के सिद्धांत को निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला हो गया श्रम विभाजन। स्मिथ के अनुसार विकास का सबसे महत्वपूर्ण इंजन श्रम विभाजन है। उसका प्रसिद्ध पीन के कारखानों का उदाहरण बताता है। जब एक कार्य के छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है तो क्या क्या होता है, तो श्रमिकों की निपुणता और गति बढ़ती है, समय की बचत होती है, नई मशीनों का आविष्कार को प्रेरणा मिलती है। सीमा, अगर इसके लिमिटेशन जो है वो श्रम विभाजन बाजार के आकार पर निर्भर करता है। यदि बाजार छोटा है तो श्रम विभाजन संभव नहीं हो पाएगा। तो ये पहला था श्रम विभाजन। फिर दूसरा पूंजी संचय। स्मिथ के अनुसार पूंजी संचय विकास के अनिवार्य पूर्व शर्त है। पूंजी का निर्माण बचत से होता है। वे मानते थे कि समाज का पूंजीगत वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग और जमींदार ही बचत करने में सक्षम होते हैं, जिसे फिर से उत्पादन कार्य में निवेश किया जा सकता है। उसके अनुसार बचत करना ही निवेश करना होता है, ये कहना था स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार, जो कि पूंजी संचय के रूप में। आगे तीसरा है स्वतंत्र बाजार यानी कि फ्रीडम मार्केट। स्मिथ सरकार के हस्तक्षेप के कड़े विरोधी थे। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अदृश्य हाथ की अवधारणा दी, जिसका अर्थ है कि जब हर व्यक्ति अपने निस्वार्थ के लिए काम करता है तो बाजार की शक्तियाँ अपने आप समाज का भला और आर्थिक विकास सुनिश्चित करती है। यानी एडम स्मिथ के द्वारा कहना ये था कि सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे, वही ठीक रहेगा। अगर वो मतलब बढ़ावा मिलता है, ठीक है, व्यापार वगैरह को बढ़ावा मिलता है, तो ये अपने आप ही जो है समाज का भला भी करता है और आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करता है। आगे था चौथा कृषि और उद्योग का संबंध, अंत संबंध। स्मिथ ने कृषि को विकास का आधार माना। उनके अनुसार कृषि से अधिशेष प्राप्त होता है, जिससे उद्योगों के लिए कच्चे माल, भोजन की व्यवस्था होती है। विकास की प्रक्रिया पहले कृषि से शुरू होकर उद्योग फिर विदेशी व्यापार की ओर बढ़ती है, ये स्मिथ के अनुसार था। अब इसकी विकास की प्रक्रिया देखें तो एडम स्मिथ ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि विकास हमेशा नहीं चलता रहेगा। एक समय के बाद जब प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह से उपयोग हो जाएंगे तो पूंजीपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लाभ की दर गिरने लगेगी। अंततः अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां ना विकास होगा ना ही गिरावट। इसे इन्होंने स्थिर अर्थव्यवस्था भी कहा है। तो ये एडम स्मिथ के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। इसका आलोचनात्मक व्याख्या हम लोग देखें, यानी इसकी कमियां, इसमें आलोचनात्मक व्याख्या में हम लोग पहला देखेंगे कमियां में हो जाता है सामाजिक न्याय की कमी। उन्होंने केवल उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया, आय का वितरण पर नहीं दिया, यानी अमीर गरीब के बीच जो आय का वितरण होना चाहिए उस पर नहीं दिया। फिर सरकार की भूमिका को नकारा। वर्तमान युग में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही जरूरी है, जिसे स्मिथ ने नज़रअंदाज किया, यानी उसने नकारा। फिर आगे श्रम विभाजन की नीरसता। अत्यधिक श्रम विभाजन से श्रमिक मशीन की तरह बन जाता है और उसकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है, ये भी उसने जो है गलत दिया था। फिर है वर्ग संघर्ष की अनदेखी। उन्होंने पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच होने वाले संघर्ष को नहीं समझ पाया।
जो ये सब था उनके द्वारा दी गई कुछ आलोचनात्मक व्याख्या, यानी उनके द्वारा कुछ दी गई चुनौतियां फिर कमियां बोल सकते हैं। निष्कर्ष देखा जाए तो एडम स्मिथ का सिद्धांत आज की आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नींव है। उनके श्रम विभाजन और मुक्त व्यापार के सिद्धांत आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिक उत्पादन का मुख्य आधार है। यद्यपि उनकी स्थिर अर्थव्यवस्था की सोच निराशावादी लगती है, लेकिन उन्होंने पहली बार यह स्पष्ट किया कि उत्पादकता ही किसी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होती है। यानी इनके द्वारा जितने भी सिद्धांत वगैरह विकास सिद्धांत दिए गए वो ठीक ही था, सिर्फ एक ही चीज़ खराब लगा, वो था स्थिर अर्थव्यवस्था का, स्थिर व्यवस्था का, बाकी सब ठीक था। तो यही हमारा क्वेश्चन था मेजर 6, आपका मेजर 6 इकोनॉमिक्स का। बस हमने टोटल 10 प्रश्न ही देखे। अगर आप ये 10 प्रश्न अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो टोटल 7 प्रश्न पूछते हैं और 7 में से 4 आपको आंसर देना रहता है, सब यहीं से आ जाएगा। बस आपको अच्छे से पूरा वीडियो देख लेना है, थोड़ा सा हेल्पफुल लगे लाइक कर देना है, आपने जो भी आपके फ्रेंड वगैरह का अगर इकोनॉमिक्स है तो उसे भी शेयर कर देना है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।